अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेरी कहानी। और मेरी कहानी में आप अपनी कहानी सुना सकेंगे। और आज की हमारी जो पहली मेहमान हैं मेरी कहानी की, उनका नाम है सोफिया राहील। सोफिया राहील को हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? बेहतरीन। आप अपना एक मुख्तसर सा तारफ लोगों को दे दें जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आपको नहीं जानते उनके। सबसे पहले राजू साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आम टीवी पे मुझे बात करने का मौका मिला है अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। खासतौर पे फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, तो वो पूछते हैं मेरे बारे में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली लाहौर से बिलोंग करती हूँ। 2010 से मैं इस्लामाबाद में सेटल हूँ और बेसिकली मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया था, तो उसकी बिना पे मुझे एमफिल स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी करने का भी मौका मिला। तो अब मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा सोशल वर्क करने का भी मौका मिला है कुछ एनजीओज के साथ, और उसके अलावा भी मैं अपने तौर पे भी थोड़ा सा सोशल वर्क भी करती हूँ। तो ये मेरा तारुफ था जी, अब मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने बचपन के बारे में, आप पैदा कहाँ पे हुई हैं, आप की स्कूलिंग कहाँ पे हुई, आपका बचपन कैसा गुजरा? जी, हमारी एज के लोगों का जो बचपन है वो आपको पता है, कोई इतना वो कोई ग्लोरीफाइड और बहुत ज्यादा कोई एक्साइटिंग तो नहीं होता मिडिल क्लास लोगों का। मैं जहाँ तक अब मुझे अपना याद है, तो मुझे याद है कि मैं चूनिया सिटी से बिलोंग करती थी। मेरे अबू वहाँ प्रैक्टिस करते थे, अबू लॉयर थे, तो वहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी। चूनिया कैंट भी है और छोटा सा शहर है, बहुत पुराना शहर है पंजाब का। तो 3 क्लास तक मेरी वहाँ पे स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर कुछ घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए कि हमें शिफ्ट करना पड़ा गांव। तो 4 क्लास से ऑनवर्ड 7 तक गांव में मेरी स्कूलिंग हुई है। मोकल हमारे गांव का नाम था। हमारे गांव का नाम तो कुछ और है, वो सिखों का ही गांव है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहती। तो उसके साथ एक गांव था मोकल, उसका नाम है। वहां पे स्कूल था, मिडिल स्कूल था लड़कियों के लिए। तो वहां पे क्लास 7 तक मैं जाती रही हूँ। और उसके बाद फिर 1980 में हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। बाकी 9th और 8 9 10th मैंने फिर लाहौर में आके की। तो ये मेरी स्कूलिंग के बारे में था। और ये कि मुझे बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े, चूनिया में भी बहुत सारे स्कूल्स चेंज करने पड़े, बहुत सारे ट्यूटर्स। मेरी अम्मी बहुत ही ओवर एक्साइटेड थी कि मैं जो कि वो समझती थी कि मैं एक एक्सेप्शनल किस्म की बच्ची हूँ उनकी, और मुझे बहुत ज्यादा वो चाहती थी कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई का शौक रखूं। और तकरीबन उन्होंने मुझे किताबी कीड़ा उसी एज में बना दिया हुआ था। तो किताबी कीड़े वाली ही जिंदगी तकरीबन मेरी गुजरी है। अम्मी की कोशिश यही थी कि किताबी कीड़ा ही बनी रहूं, लेकिन मैं साथ साथ फारिग वक्त में कुछ और मेरे मशागिल भी थे, वो भी करती थी। जैसे मिट्टी से चीजें बनाना, खिलौने बनाना। उसके अलावा मोती पिरोना, वो मेरे बहुत ही शौक वाले काम थे ये दोनों। लेकिन अम्मी की डांट डपट और अम्मी के प्रेशर की वजह से फिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ किताबें ही पकड़ ली और किताबी कीड़ा मुकम्मल बन गई फिर। तो मैट्रिक तक तो अच्छा ही रिजल्ट आया, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मीडियोकर्स में शामिल रही हमेशा। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ब्रिलियंट थी। सारा कॉलेज ही मुझे जानता था, मतलब सारा स्कूल जानता था। और उसके बाद कॉलेज में आई तो कॉलेज भी, वो कॉलेज की बातें अब आप पूछेंगे तो फिर बताऊंगी। अभी स्कूल तक मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल फर्स्ट डिवीजन आई और अपने सब्जेक्ट में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए। मैंने इंग्लिश लिटरेचर का पहले से ही फैसला किया हुआ था कि मैं वो पढ़ूंगी, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये बताइएगा कि स्कूल लाइफ में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो बहुत आपको अभी तक याद हो, भूली ना हो, उसने आपकी जिंदगी पे कोई गहरा असर डाला हो, अच्छी या बुरी, कोई भी आप अगर याद हो आपको। हाँ, उनका ताल्लुक स्कूल में तो यही है कि मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे।
और मुझे अभी तक अपने जो 1 क्लास से भी पहले वाले टीचर्स, जब प्रॉपर मुझे एडमिशन भी नहीं अभी मिला था, तब वाले टीचर्स भी अभी तक याद हैं और मैं उनको बहुत याद करती हूँ। लेकिन उसके अलावा जो चूनिया शहर में जो कुछ ऐसे मसाइल मुझे सामना उनका करना पड़ा कि वो अगर मतलब मैं उनको ना कंट्रोल करती या किसी तरह से वो ना कंट्रोल होते तो शायद मेरा बहुत ज़्यादा जज़्बाती और जो है ना इमोशनल जो नुकसान है वो हो सकता। तो समझ लें कि जैसे मतलब अब मैं साफ अल्फाज में तो नहीं कहना चाहती, मतलब हैरेसमेंट जिसे हम कहते हैं ना, वो चाइल्ड अब्यूज जिसको कहते हैं, वो उसके कुछ तजुर्बात, मतलब तजुर्बा तो नहीं हुआ लेकिन खौफ के ज़रिए से मुझे बचपन गुजारना पड़ा। तो वो अभी तक वो यादें जो है ना वो अभी तक मेरे साथ हैं। अभी तक मैं ये उनको भूल नहीं पाई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और अक्सर अब हमारे माशरे में ऐसा होता है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ी सी मजीद बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते। और जी। आप ये बताइएगा कि ये जो हैरेसमेंट थी, ये स्कूल में टीचर्स की तरफ से थी या रिलेटिव्स में से थी, कुछ दोस्तों की तरफ से थी, कहाँ से थी? इसका स्कूल के साथ ताल्लुक नहीं था। ये असल में हमारे कुछ नेबर्स थे जो मेरी अम्मी की दोस्त थी, उनकी फैमिली की तरफ से मुझे हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी और उसका काफी लॉन्ग टर्म असर हुआ और वो अभी तक मतलब अनकॉन्शियसली मैं अभी भी उसमें से नहीं निकल पाई हूँ। इवन एट द एज ऑफ 54 I still sometimes my brain reminds me, my memory reminds me of that unpleasant experience, उस नाखुशगवार वाक़े की तरफ मेरा ज़हन मतलब गैर शऊरी हालत में, मतलब नींद की हालत में या ख्वाब की सूरत में मुझे अभी तक रिमाइंड करवाता है। तो वो 100% वो जो याददाश्त है वो रिमूव नहीं हो सकती। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ की। तो कॉलेज लाइफ जो है वो आपकी कैसी गुजरी, और कौन सा कॉलेज था जहां आपने पढ़ा, और क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, और उसमें क्या नया आपकी जिंदगी में शामिल हुआ? मैंने पहले भी बताया आपको कि इंग्लिश में अच्छी थी लैंग्वेजेस, मैंने इनहेरिट किया लैंग्वेजेस की तरफ, जो रुझान था मेरा वो फादर की तरफ से इनहेरिट किया। अम्मी तो मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा अम्मी का था ट्रेंड जो था, लेकिन मैं अम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं चूंकि लिंग्विस्टिक्स की तरफ ज्यादा मेरा रुझान था, तो साइंस सब्जेक्ट्स मेरे लिए काफी मुश्किल साबित हुए। तो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में 9th क्लास में मैंने कोशिश की साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने की, लेकिन फिर मैंने उसमें मैथ्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था, अलजेब्रा, उसकी वजह से फिर मैंने, और न्यूमेरिकल्स जो थे साइंस सब्जेक्ट्स के वो भी मेरे लिए इंतहाई मुश्किल थे। फिर मैंने अम्मी को साफ बता दिया कि मैं साइंस सब्जेक्ट्स नहीं लूंगी ना। फिर मैंने सब्जेक्ट्स चेंज किए, फिर उसमें अच्छे मार्क्स भी लिए। शुक्र है कि मेरा मैट्रिक बहुत अच्छे नहीं, दरमियानी फर्स्ट डिवीजन के साथ बस क्लियर हो गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं गई तो मैंने एडमिशन लिया इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड लाहौर में, और उसके साथ ही मुझे एडमिशन उधर लाहौर कॉलेज में भी मिल गया। वहां थर्ड लिस्ट में नाम आ गया था मेरा। ब्रिलियंट तो बहुत नहीं थी मैं, मतलब उस तरह से मार्क्स लेने में जो थी ना मेरी जो इंटरेस्ट था वो नहीं होता था मेरा, सिर्फ लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट होता था। तो उस वजह से क्रैमिंग वाली जो हिफ्स करने वाली जो मेरी सलाहियत है वो बहुत ही कमजोर है। तो उस वजह, क्योंकि क्रिएटिव माइंडेड हूँ ना, तो उस वजह से फिर मेरा उधर रुझान नहीं था। हमारे यहाँ आपको पता है हमारा जो निज़ाम इम्तहानात है वो तो सिर्फ मेमोरी ही चेक करता है। तो उस वजह से फिर मेरे अनफॉर्चुनेटली बहुत आला नंबर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उस जमाने में थर्ड 3 लिस्ट वो डिस्प्ले करते थे कॉलेजेस, तो लाहौर कॉलेज में भी आ गया था। लेकिन फिर तब तक मैं इस्लामिक कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मेरी बन चुकी हुई थी। उस वजह से फिर मैंने अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। इस बारे में वालिद साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया कि लाहौर कॉलेज में चूंकि बहुत ही क्रीम क्लास की लड़कियां हैं, तो हमारी बच्ची किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, चूंकि हमारी बच्ची मिडिल क्लास से है।
तो किसी ऐसा सिकमतरी में या किसी ऐसे जज्बात या ऐसा साथ में गिरफ्तार ना हो जाए, तो बेहतर है कि इसका दिल वहां लगा हुआ है, इस्लाम में ही रहे। अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया, अगरचे दूर काफी था कॉलेज घर से, लेकिन फिर मैंने उधर ही कंटिन्यू की अपनी स्टडी। बाकी आपने सब्जेक्ट्स का पूछा, तो मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था और फिलोसफी मेरे 2 सब्जेक्ट्स थे। फर्स्ट ईयर में तो 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उस जमाने में, साथ में फिजिकल एजुकेशन ली थी मैंने, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी यही सब्जेक्ट्स रहे मेरे, और साथ में पर्शियन थी। मार्क्स को अपग्रेड करने के लिए 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट लेना पड़ता होता उस जमाने में। पर्शियन लैंग्वेज मैंने ली, वो मैं 7th और 8th में भी चूंकि पढ़ के आई हुई थी, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो उसकी वजह से फिर अच्छा रिजल्ट भी आ गया, डिवीजन भी कुछ बेहतर बन गई बैचलर्स में। उसके बाद वहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, और मेरा नाम बना इस समय कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो वहाँ मेरे पास मेरी जो मतलब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रही थी, मेरी फ्रेंड्स थी, उनमें से कुछ एक दो जो थी जो फेल हो गई, या उनकी सप्ली आ गई इंग्लिश में, फिर उनकी मैं पेड ट्यूटर बनी थर्ड ईयर में जाके ना, उनकी एफए की रह गई थी इंग्लिश, तो मैंने उनको पेड ट्यूशंस देनी शुरू कर दी, और इस तरह से फिर मेरा नाम मजीद फैलता गया, और सारे लोग कॉलेज को ही पता चल गया कि मैं बहुत अच्छी हूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश लिटरेचर भी था चूंकि, तो बहुत ज्यादा अच्छी, उसमें तो खैर मीडियोकर्स में ही शामिल थी मैं, मेरे से अच्छी बहुत सारी स्टूडेंट्स थी, तो लेकिन मेहनत की मैंने बहुत, और बैचलर्स में मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। उस जमाने में सेकंड डिवीजन इंग्लिश लिटरेचर में लेना बड़ी कमाल की बात समझी जाती, तो मेरी सेकंड डिवीजन थी बैचलर्स की इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। ये बताइए कि कॉलेज लाइफ में आपको असातिज़ा कैसे मिले, और उनमें से कोई ऐसा नाम जो अभी तक आपको याद हो? मुझे मुझे अपने 50% से भी ज्यादा टीचर्स के नाम अभी तक याद हैं। हमारी इंग्लिश की टीचर्स थी मैडम मुनव्वर इजाज, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारी वो टीचर थी, बहुत ही शानदार टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे बहुत इंकरेज किया, मेरी बहुत तारीफ होती थी, और मैं क्लास में प्रीफेक्ट भी थी उनके उनके सेक्शन में, तो उसके साथ मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी रहती थी कि हम इनसे, सोफिया से हम सीखेंगे, इसके साथ बैठेंगे हम सीखेंगे, हमें इंग्लिश आएगी, बाकायदा मतलब मेरे साथ सेशंस वो लेती थी कि हमें ग्रामर समझा दो, हमें इसकी समझ नहीं है, फला चीज बता दो, फला चीज बता दो, तो मैं अपनी पूरी क्लास की ट्यूटर थी एक तरह से। उसके बाद जो था थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आई, तो मैडम कैसरा जलील, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंग्लिश लिटरेचर की भी टीचर थी, तो वो भी बहुत, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज की मेरी टीचर थी, वो कराची से आई थी, तो उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया। फिर मैडम खालदा खालिद थी हमारी प्रोफेसर उर्दू की, वो भी बहुत नाइस। बहुत सारे टीचर्स, फिलोसफी की मैडम मेरी टीचर थी मिस मैडम शमा राठौर, शी वाज आल्सो वेरी वेरी नाइस टीचर, और बहुत इनकरेज किया, सारे टीचर्स ने इनकरेज किया, तो एफए और बैचलर्स में भी फिर अच्छे मार्क्स आए, तो बहुत बुरा रिजल्ट नहीं था। बाकी जो था वो पाकिस्तान स्टडीज में चूंकि इंटरेस्ट नहीं था, और उसका पहले ही मालूम है कि वो सारा झूठी लिखा हुआ है। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, सबके डिटेल में नहीं बात करना चाहती। मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान स्टडीज, तो उसकी वजह से फिर मेरी बैचलर्स में जो थी वो पोजीशन खराब हुई, और सप्ली आई मेरी उसमें ना। वो मुझे 2 दफा देना पड़ा पाकिस्तान स्टडीज का पेपर, उसकी वजह से, साथ इस्लामियात का भी ज़ाहिर है वो दोनों इकट्ठे होते हैं, तो दोनों का मुझे वो इकट्ठा पेपर 2 दफा रिपीट करना पड़ा। जी, मैं चाहूँगा कि अभी हम कॉलेज लाइफ को थोड़ा-सा और एन्जॉय कर लें, जी, जी। और कॉलेज लाइफ में हमने सुना है कि कोई प्यार मोहब्बत भी होता है, तो वो कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ? यूनिवर्सिटी में हुआ कि कॉलेज में हुआ? जी, उस हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि प्यार मोहब्बत के बगैर तो कोई ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं है, और हर एक को ही इसका तजुर्बा होता है, और मेरे ख्याल से जज़्बात से तो कोई भी खाली नहीं हो सकता।
तो ऐसा है कि मतलब फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट से भी कुछ लोग आए ज़िंदगी में, और उसके अलावा अपने जो फैमिली से भी 1-2 लोग थे जो मुझे लाइक करते थे और जिनको मैं लाइक करती थी। तो वो फिर सिलसिला जो था वो एक तरफ तो ज़्यादा नहीं चल सका क्योंकि उधर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको ख़त्म करना ना मेरे बस की बात थी और ना ही मेरे कज़िन के बस की बात थी। तो वो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी, अब यहाँ मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगी उनका। वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जिनकी बिना पे हम जो मार्क्सिस्ट फैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लाइक नहीं किया जाता ना। तो वो मेरी जो खाला थी सबसे बड़ी, उनका उनका उनके बेटे का ज़िक्र करूँगी, तो ही वाज़ क्वाइट विलिंग कि हमारा रिश्ता बने, लेकिन खाला को और खालू को ज़ाहिर है मंज़ूर नहीं था। वो ज़रा थोड़े वो काफ़ी रिलिजियस एक्सट्रीमली रिलिजियस कह लें, उस तरह की फैमिली से मेरे खालू बिलॉन्ग करते थे। तो उस वजह से फिर ये नहीं हो सका ना। तो उसके अलावा फिर एक और जगह मुझे पसंद आई, मतलब वो भी हमारे रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे। तो वहाँ से फिर जो इख्तिताम हुआ उस ताल्लुक का, वो शादी पे हुआ। लेकिन तब तक मास्टर्स कर चुकी हुई थी मैं, मास्टर्स की क्लासेस खत्म हो गई थी, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। तो तब तक फिर 92 की बात है तकरीबन, 92-93 में फिर शादी भी हो गई। यूनिवर्सिटी लाइफ में आप किस सन में गईं? कैसी लगी? क्या सब्जेक्ट थे? और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी हमारी, क्योंकि बैचलर्स में तो हम लोग मतलब इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, तो यूनिवर्सिटी जाके इंसान काफी इंडिपेंडेंट फील करता है। सब्जेक्ट मेरा था इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में और एफसी कॉलेज में, लाहौर कॉलेज में टेस्ट वगैरह दिए हुए थे। तो लाहौर कॉलेज में पहले एडमिशन मिला मास्टर्स में, और उसके बाद वहाँ मुझे टाइम टेबल नहीं सूट किया, वहाँ पे बहुत टफ टाइम टेबल था। 10 मिनट्स की ब्रेक, कुछ दिनों में सिर्फ 10 मिनट्स की ब्रेक मिलती थी। और दूसरे मैंने ये किया कि मेरे अब्बू के एक दोस्त के कहने पे मैंने एक डिप्लोमा में भी, 1 ईयर डिप्लोमा में भी मैंने एडमिशन ले लिया शाम में ना, तो मेरे लिए क्लासेस लाहौर कॉलेज में लेनी काफ़ी मुश्किल हो गई। उसकी वजह से फिर मैंने वो कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा ना। यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न चाहिए होती थी। ऑन द होल बैचलर्स में तो वो मेरी फर्स्ट डिवीज़न नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाहर से जो आउटसाइडर्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, और वहाँ के लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़्यादा मिल रहा था। उन दिनों की बात मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी शायद यही ट्रेंड होगा। लाहौर वाले बेचारे मुल्तान ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेते थे, और उधर वाले इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में आके पढ़ा करते। हमारे साथ ये ट्रेजेडी थी लाहौर वालों के साथ। तो ये सब ज़िया की पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि जो था ना उसकी पॉलिसीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी पे ही ज़्यादा वो थी, एक्टिव थी, और उसी की वजह से फिर काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा मुझे ना, क्योंकि उसमें फिर मास्टर्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सके, और काफ़ी सारा वक़्त भी ज़ाया हुआ। उन दिनों जो चांसलर था यूनिवर्सिटी का, उसका कुछ झगड़ा चल रहा था, स्ट्राइक्स चल रही थी। तो पेपर्स जो थे, एक आध अगर सब्जेक्ट रह भी गया तो वो फिर सप्लीज़ ख़त्म कर दिया था सिस्टम यूनिवर्सिटी ने ना कुछ अरसे के लिए। तो उसकी वजह से काफ़ी वक़्त ज़ाया हो गया मेरा। बहरहाल वो क्लियर हो गया फिर मास्टर्स, काफ़ी लंबा चला लेकिन क्लियर हो सही। गया। तो उसकी बिना पे जॉब तो मुझे ख़ैर मिल ही गई थी पार्ट 1 कंप्लीट करके, तो जॉब तो मिल गई थी। लेकिन पार्ट 2 कोई में काफ़ी खास टाइम लग गया, वाकया फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। कोई खास वाकया जो यूनिवर्सिटी में पेश आया हो और उसे आप शेयर करना चाहें? यूनिवर्सिटी में तो इतना कोई ख़ास वाक़या नहीं पेश आया। बस ये कि प्रपोज़ल्स थे मेरे सीनियर्स में से कोई, उसके अलावा मेरे अपनी क्लास फेलोज़, जिधर मैं विलिंग थी शादी के लिए, वो फिर वो आए पूछने। मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो आए भी थे या नहीं आए थे। मुझे बताया ही नहीं गया। तो वो बस फिर उधर शादी हो गई, जो आपको बताया था रिश्तेदारों में ना।
तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा एफसी कॉलेज में लाहौर में, और फ्रेंड्स भी, पुरानी फ्रेंड भी मेरी साथ थी एक, और बाकी नए फ्रेंड्स भी वहाँ काफी बने। बहुत अच्छा वक्त गुजरा एफसी कॉलेज में। आपने बताया कि आपकी शादी अपने कजन्स के साथ हुई, दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार थे। जी। तो मैरिड लाइफ कैसी गुजरी? क्या अच्छा रहा? क्या कोई बुरा रहा? उसको आप कैसे देखते हैं? मैरिड लाइफ को ही लेके जितने मसाइल आए हैं मेरी जिंदगी में, उसी मैरिज की वजह से ही बेसिकली आए हैं, जो अभी तक मैं जिनमें से 100% खुद को नहीं निकाल पाई, और जिसका के ताल्लुक मेरे एमफिल के साथ भी है और मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन के साथ भी है। तो हुआ दरअसल ये कि 1993 में शादी हुई। दोनों खानदानों की मतलब गैर मतलब दिलचस्पी की वजह से दोनों खानदान ही राजी नहीं थे। उधर उसका खानदान भी राजी नहीं था, इधर मेरा खानदान भी राजी नहीं था। मैं एजुकेटेड ज्यादा थी और उधर जो था वो जहेज कम की मोहब्बत ज्यादा थी। तो वो तो मेरी तरफ से नहीं मिल सकता था। वो जहेज मेरी तरफ से नहीं मिल सकता था, तो इससे मेरी ख्वाहिश उधर नहीं थी। उधर तो जहेज के ट्रक की ख्वाहिश थी। ठीक है। तो खैर शादी की जिस तरह से भी हुई, वो अंजाम पा गई किसी तरह से। उसके बाद फिर जो मसाइल थे, मसाइल वो हम देखते हैं ना लव स्टोरीज मूवीज, तो हम समझते हैं शादी हो गई अब मसला खत्म हो गया। असल मसले तो शुरू ही शादी के बाद होते हैं। उसके बाद हुआ ये कि मेरी अम्मी चूंकि बिल्कुल राजी नहीं थी। एक तो मैं वेल एजुकेटेड थी, दूसरे कि माँ बाप की ख्वाहिश बहुत बुलंद होती हैं ख्वाहिशात, बेटियों को भी लेके बेटों को भी लेके, और खासतौर पे अगर औलाद लायक भी हो तो उसके लिए तो पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही ओवर एम्बिशियस होते हैं। तो वो शायद मेरी अम्मी कुछ ओवर एम्बिशियस थी मेरे बारे में ना। उसकी वजह से फिर अम्मी का बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन सामने आया। अब्बू का तो नहीं, लेकिन अम्मी का बहुत ज्यादा। अब्बू भी काफी गुस्से में थे, लेकिन उस तरह से उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया जैसे कि अम्मी ने किया। तो बगैर जहेज के, बगैर किसी चीज के रुखसती हो गई मेरी। तो खैर उस वक्त तो लगा कि ठीक है, अंजाम पा गई है, खत्म हो गई बात, किससे खत्म हो गए। लेकिन किस्सा जो था वो फिर उस वक्त शुरू हुआ जब बच्चे की पैदाइश हुई और जो मेरे साथ सलूक किया गया होना शुरू हुआ फिर। मैम ये बताइए कि अभी आपने जो जिक्र किया कि बगैर जहेज के शादी और वो दोनों फैमिलीज राजी नहीं थी, तो फिर आपने किस तरीके से इस मामले को हल किया? क्या टेक्निक इस्तेमाल की? जबरदस्ती जबरदस्ती शादी कर ली बस, बगैर उनको बताए, मतलब समझने के। दोस्तों के साथ बैठ के हमारा निकाह हो गया, इस तरह से हमने शादी की। और जाहिर है अम्मी अबू उसमें शामिल नहीं हो सके ना। तो मैम ये बताइएगा, क्या आपने कोर्ट मैरिज की है या ये अरेंज मैरिज थी? आउट ऑफ फैमिली कैसे अरेंज हो सकती है? क्या किया आपने? अब वो कोर्ट मैरिज तो नहीं थी, मतलब हम किसी जज के सामने तो पेश नहीं हुए, लेकिन कोर्ट के अंदर ही कुछ वकील और वो मौलवी साहब को बुलाया गया और निकाह जो था वो सर अंजाम पा गया। इस तरह से शादी हुई थी। ओके, और उसके ठीक है। बाद फिर कुछ अरसे के बाद रुखसती हो गई। अम्मी अबू को पता चल गया कि शादी हो गई है इसकी। फिर मैंने बता दिया, किसी तरह से पता चल गया उनको। काफी रिएक्शन सख्त सामने आया, लेकिन बहरहाल मुझे फेस करना ही था जो भी था। उसके बाद फिर तकरीबन साल के गैप के साथ फिर रुखसती हुई, और उसके बाद फिर मैं ससुराल चली। अच्छा, ये जो पेरेंट्स को जब ये पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? सिर्फ गुस्से की हद तक था या कोई उन्होंने पिटाई शाई भी की? नहीं, चूंकि निकाह हो चुका हुआ था तो पिटाई शिटाई तो नहीं की, लेकिन गुस्सा और गाली गलौज और ताने और पता नहीं क्या क्या, वो तो हर तरह की जो भी जिसके मुंह में आता था। बहनें भाई, उस वक्त बहनें भी सारी इतनी मैच्योर नहीं थी। अब तो खैर बाहर बाहर की कंट्रीज में सेटल हैं, अब बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई हैं। उस वक्त तो जाहिर है इतनी मैच्योर नहीं थी, मेरे से वैसे भी छोटी थी। तो उस वक्त बहुत सख्त रिएक्शन सामने आया था।
लेकिन फिर ऐसा-ऐसा अम्मी ने फिर मेरे एक्स हस्बैंड का आना घर में मना कर दिया, उसको इजाज़त नहीं थी घर में आने की। मैं जाके अम्मी लोगों से मिल सकती थी। कुछ अरसा ऐसा भी हुआ। फिर छोटी बहन की शादी उसी साल अक्टूबर में हुई, फिर जो मेरे एक्स बहनोई थे, वो भी अब एक्स बहनोई हैं। तो उन्होंने सुलह करवाई अम्मी की फैमिली के साथ मेरे एक्स हस्बैंड की। तो कुछ अरसे सुलह भी रही, लेकिन वो शादी के बाद फिर आगे हम बच्चे के बारे में और वो सारी जो है वो मैं चाहूंगी कि आप बाद में वो मुझसे डिटेल पूछें। ठीक है। तो ये जब आपकी शादी हो गई, आप घर में सबसे बड़े थे अपने बहन भाइयों में? जी, जी, मैं सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी मैं थी। तो इसका इम्पैक्ट जो है, वो कहते हैं हमारी फैमिलियों में ये अक्सर बात होती है कि अगर कोई बड़ा बेटा या बेटी ऐसा कदम उठाए तो छोटे बहन भाइयों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट क्या था? वो पड़ा वो अगर था तो इम्पैक्ट उसका किस तरीके से जी, जी। आपने उसको फिर डील किया? मैं बताती हूँ। वो ऐसा था कि उस इम्पैक्ट के बारे में प्रोपेगेशन तो बहुत थी घर में कि बहुत बुरा असर पड़ेगा छोटी बहनों के रिश्तों पे और भाई के रिश्तों पे भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहनों की शादी जो थी ना वो सबसे पहले जो मिडिल वाली मेरी सिस्टर, उस वक्त तकरीबन 19 से 20 साल उसकी एज थी। वो खैर से अम्मी ने फिर कुदरत ने उनको दिखाया कि अगर औलाद गलती कर सकती है तो वालिदैन से भी गलती हो सकती है, ठीक है। वो अम्मी ने फिर शादी उसकी कर दी, जल्दबाजी में की बेचारी की शादी। उसकी शादी छोटी सी एज में कर दी गई और उसका जो हस्बैंड था वो उससे डबल एज का था, डबल से भी ज्यादा एज का था। तो वो एक बहुत ही फाश गलती अम्मी ने की, जिस पर कि मैं इसलिए नहीं बोल सकती थी कि मैं ऑलरेडी ही ज़ेर ताब थी और मेरे मशवरे को तो वैसे ही इम्पोर्टेंस ऑलरेडी नहीं दी जाती। उस वजह से फिर मैंने खामोशी इख्तियार की। हालांकि जब वो बंदा पहली दफा हमें घर अपना दिखाने लेके गया तो उसने एक एक चीज की कीमत बताई मुझे और मेरी अम्मी को। ये पर्दे मैंने फलां जगह से लिए हैं, इनकी ये इतनी कीमत है। इस तरह तो उसने हमें अपना घर दिखाया था। तो मैंने उसी वक्त अम्मी से कह दिया था कि अम्मी प्लीज लैला की शादी आपने यहाँ नहीं करनी है। तो लेकिन चूंकि अम्मी ने ठान ली हुई थी कि अब बेटियों को बेगम ही बना के छोड़ना है और अच्छे अच्छे घरानों में ब्याना है, एक बेटी तो चली गई जिधर उसका दिल किया फजूल सी फैमिली में, बाकियों का तो मैं बेहतरीन करूंगी। तो अम्मी की सोच भी ज़ाहिर है ऐसी ही थी, तब तक बन चुकी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इस तरह से शादी के बाद ये एक इम्पैक्ट तो पड़ा ना, माँ बाप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और उन्होंने फिर आप जो छोटी बहन थी उसकी शादी जल्दी कर दी कि कहीं ये भी वही स्टेप ना उठा ले। नहीं नहीं, उसका ताल्लुक इससे नहीं था। उसका ताल्लुक इस बात से था कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो जरा रंग में थोड़ी सामने थी। दूसरी बात ये थी कि उसको स्किन डिजीज थी और खानदान में जो लोग थे उन्होंने उसका रिश्ता नहीं किसी ने पूछा और छोटी बहन के बारे में किसी ने पूछ लिया ना। तो उस वजह से अम्मी ने सोचा कि मैं इसके इसके लिए मुझे यही मुनासिब लग रहा है तो मैं इसकी शादी कर देती। इस मेरी शादी के साथ उसके इम्पैक्ट के साथ इस चीज का ताल्लुक। उसके बाद फिर जो तीसरी बहन की, हम 3 बहनें हैं ना, तीसरी छोटी मेरे से छोटा भाई है, उससे छोटी दोनों बहनें। तीसरी बहन की शादी भी उसी फैमिली में कर दी गई जिस में दूसरी बहन की। तो वो भी हमारी, हम तीनों बहनों की बगैर किसी जहेज, बगैर किसी ऐसी डिमांड के शादियां कर दी गई ना। तो उसका इम्पैक्ट अलबत्ता जहेज ना देने का और इस तरह से शादियां करने का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हमारी वजह से कोई इम्पैक्ट कोई खास नहीं पड़ा सही। किसी। तो ये बताइएगा कि आपकी मैरिड लाइफ में ये हम यहाँ तक पहुँच गए कि आपकी शादी हुई, कैसे हुई, जैसे भी हुई हो गई। अब जब मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई है तो आप बगैर दहेज के गए, आपने वालिदैन को शामिल नहीं किया, उनकी मर्जी के बगैर ये शादी की। मियाँ का क्या बिहेवियर था? मियाँ का बिहेवियर शुरू में तो अच्छा ही रहा, लेकिन जो असल मसला पैदा हुआ ना वो ससुर की वजह से पैदा हुआ। ससुर जो था वो उसके दोस्ताने थे इधर उधर और वो
पैसा हम पे नहीं खर्च करना चाहता था, बच्चों पे। एक बच्चा उसका बहुत लाडला था, दरमियान वाला जो बेटा था ना, तो वो जो बच्चों में इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे नजर आई उनकी फैमिली में। और उसकी फिर जो फ्रेंड्स थी वो घर पे आना और उससे मिलना शुरू हो गया। उसकी वजह से मुझे काफी इरिटेशन हुई कि जी जो हमारा हक है वो उन पे लुटाया जा रहा है। और मैं जब जॉब करती हूँ तो मतलब मैं अगर कोई डिमांड करती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि ये क्यों डिमांड आई है। और उधर जब जाना होता है उनको गाड़ियां भी मुहैया हैं, मोटरसाइकिल्स भी मुहैया हैं, और मुझे जो है वो कोई ऐसी चीज मुहैया नहीं है। तो उसकी वजह से फिर लड़ाई झगड़े और इस तरह की, फिर मेरी सास ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि जहेज तुम नहीं लेके आई हो। मेरे बेटे को तो ट्रकों के ट्रक जहेजों की होती थी, ऑफर्स होती थी मेरे बेटे को। बस फिर वो लड़ाई झगड़े जो थे वो काफी शदीद सूरत हाल पैदा होती गई। फिर मैं ज्यादा वक्त अम्मी के पास रहना शुरू हो गई लाहौर में ना। तो इसी असना में बच्चे की पैदाइश भी हुई। और 2 साल की एज में उसको, तकरीबन 1.5 साल की एज में बच्चे को निमोनिया का अटैक हुआ। तो उसके 1.5 साल की एज में डायग्नोज हो गया। वहां पे इस्लामाबाद लेके गए थे, सॉरी साहिवाल, मेरे इन लॉज थे, साहिवाल किसी डॉक्टर के पास लेके गए थे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था। तो उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 साल की एज में बच्चे के सिंड्रोम का सिर्फ बताया उस डॉक्टर ने ना, सिंड्रोम का बताया कि डाउन सिंड्रोम है। और खाना जो भी ये खाता है अपनी मर्जी के साथ खाएगा। रोटी वो बच्चा नहीं खाता था ना, अनाज की किसी चीज को वो नहीं लाइक करता था। तो चावल अगर उसको खिलाते थे तो वो शौक से खा लेते। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसे बच्चे अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, मर्जी की चीजें खाते हैं, तो आपने इसको फोर्स नहीं करना कुछ भी खाने के लिए, ठीक है। फिर मैंने जाहिर है वो एक डिनायल की फेज होती है जब फर्स्ट टाइम आपके बच्चे के साथ का डायग्नोसिस होता है किसी लेबल के साथ किसी बच्चे का। तो फर्स्ट जो फेज होती है पेरेंट्स के ऊपर वो डिनायल की फेज हो। तो उनकी तरफ से तो 100% डिनायल था। फिर डॉक्टर ने फिर उसके बाद जो था 4 साल की एज तक वो झगड़े, वो लड़ाइयाँ, वो सारा कुछ जो था वो मजीद टेंशन्स बढ़ती गई। उसी असना में मुझे लाहौर उनको छोड़ के, मतलब लाहौर भी छोड़ के मुझे बलूचिस्तान भी जाना पड़ा। मैं बलूचिस्तान चली गई किला सैफुल्ला की, वहां पे मैं हॉस्टल में रह लूंगी बच्चे के साथ। अम्मी को साथ ले गई, अम्मी फारिग थी, बच्चियां दोनों बेटियों की शादी हो गई हुई थी, भाई रह गया था, बस उसकी आराम से हो जानी थी। तो उस वक्त तो मुझे ये नहीं पता था कि बच्चे के साथ इतने सीरियस इश्यूज आएंगे ना। सिंड्रोम को भी हमने एक्सेप्ट तो नहीं किया था कि ये सिंड्रोम है। तो मैं वहां चली गई कि चलो मैं वहां जॉब करती हूँ और इनसे मेरा छुटकारा हो जाए। बहुत तंग करने लगे थे ससुराल वाले ना। तो मैं वहां भी चली गई, लेकिन फिर मुझे ये झूठ झूठ बोल के वापस दिया। मैंने अब्बू को मना किया कि उसको नहीं बताना, लेकिन अब्बू ने जाते ही, अब्बू भी छोड़ने गए थे वहां बलूचिस्तान, वापिस आते ही अब्बू ने, वो अब्बू बहुत इमोशनल थे बेचारे ना, तो उन्होंने उसको बता दिया मेरे एक्स हस्बैंड को कि वो उधर किला सैफुल्ला गई है। तो वहां से वो झूठी कस्में खा के, मैं तुम्हें साहिवाल में जॉब करने दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, झूठे वादे और इस तरह से दिलासे दे के तो वो ले गया वापस ना साहिवाल। 2 महीने भी नहीं मैं आराम से सुकून से रह पाई। और जॉब भी कोई नहीं थी, कोई सैलरी नहीं थी उस जॉब की जो उन्होंने मुझे बताई ना। तो मैंने कहा इससे तो अच्छा है कि मैं ना ही करूं, बजाय इसके कि मैं बच्चे को अकेला छोड़ के बेचारे को ऐसे ही सारा दिन रुलती फिरूं। तो बेहतर है कि मैं इतनी कम सैलरी के लिए मैं ना ही तकलीफ करूं जॉब। वो फिर मैंने छोड़ दी। फिर ऐसा मुझे इस कदर तंग किया इन्होंने ना कि मैं फिर वापस अम्मी के पास गई। फिर वापस उधर ही, मतलब 2 साल मजीद मैंने उधर जॉब्स की, लाहौर में स्कूल लेवल पे टीच किया। फिर 4 साल की एज में जो था ना, 1998 में, 94 में उसका जन्म हुआ था बच्चे का, और 1998 में उसका डायग्नोसिस हुआ कि उसको हार्ट का इशू है। बाप का ये रोल था कि मैं जॉब करती थी, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अलग घर लेके रहो, हमने बेटे की शादी करनी है। दोनों बहनों की तो शादी हो चुकी हुई थी, बेटे की शादी करनी है जी, आप चली जाएं, दफा हो जाएं यहाँ से, बेटे को लेके अपने, ठीक है, हस्बैंड के साथ रहें, जैसा रखे हो वैसे रहें, आप जाएं अलहदा से घर लें,
जॉब्स करें, अपना गुज़ारा करें, ठीक है? अम्मा जान का भी फरमान जारी हुआ। फिर मैंने वहाँ घर किराए पे लिया, वो महीना रही उसमें हस्बैंड के साथ, फिर अगले महीने मेरे हस्बैंड की जो वो जो उसका छोटा भाई जो बड़ा प्यारा था ना उसके बाप को, उसकी मंगनी उसकी फूफो की बेटी के साथ हुई हुई थी। वो कुछ शादी के कुछ उनके आपस के बरादरी के झगड़े शुरू हुए उसी शादी को लेके। तो ये साहब जो थे वहां जाके गांव बैठ गए, पूरा महीना ये इंसान घर पे नहीं आया। मैं जॉब कर रही थी, मैं बच्चे को साथ लेके जा रही थी, मेरे से नहीं कंटिन्यू हुआ कि मैं उसको रोज साथ लेके जाऊं। फिर उस बेचारे को हमने डे केयर सेंटर में दाखिल करवाया, क्योंकि अम्मी भी जॉब कर रही थी, अम्मी टाइम नहीं दे सकती थी। इस वजह से ही वो चाहती थी कि मैं अलग रहूं और अपना आप खुद संभालूं। तो बहरहाल उन्होंने भी काफी साथ दिया, लेकिन पूरा महीना उस बच्चे को, जब वो पैदा हुआ था तो उसको हर्निया की भी शिकायत थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को रोने नहीं देना, लेकिन पूरा अच्छा। महीना रोता रहा अपने बाप के ना होने की वजह से पास। और साथ में मेरी माँ, दोनों का कसूर है, दोनों का मैं समझती हूँ। वो समझती तो इतना कोऑपरेट वो भी कर सकती थी ना। घर में काफी गुंजाइश थी, 2 मंजिला घर था, तो अगर ये लोग चाहते तो मुझे वो तकलीफें ना देखनी पड़ती, बच्चे को भी ना देखनी पड़ती। तो सिर्फ शिकायत जो है वो इन लॉज के साथ नहीं है, पेरेंट्स के साथ भी है। आगे फिर हम बाद में बात करनी राजा से। ठीक है। आज हमारे साथ सोफिया राहील थी प्रोग्राम मेरी कहानी में। और एक माँ के आंसू बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब वो अपने बच्चे का जिक्र करती है, और एक ऐसे बच्चे का जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोफिया के लिए इस पे बात करना आज की नशिस्त में मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द दोबारा इसके सेकंड एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।